It's time to invite the finance panel up on the stage. Ladies and gentlemen, all the lovely creators who are a part of the finance panel, I request you to please come up on the stage. Starting with, ladies and gentlemen, तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए. Can we all put our hands together for Mr. Prasad Laneway ji, Mr. Rishabh Jain, Abhishek Kar, Sachin Saxena, Tarun Malhotra, and Neeraj Joshi. Ladies and gentlemen, everybody in the audience, can we all put our hands together for our finance panelists? Everybody, ऐसे तो बात नहीं बनेगी. All the lovely people in the audience, can we all put our hands together for the entire team up on the stage? Everybody in the audience, make some noise! Woo! कैसे हो सभी? जोरदार! अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो लॉसेस कर करके परेशान है? जोर से चिल्लाओ. गजब गजब का जोश है. आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉक पकड़ते हैं, जहां से पकड़ते हैं वहीं से पलट जाता है? और आप में से कितने लोग हैं जो एक बहुत ही प्यारी चीज हर थर्सडे को होता है, क्या बोलते हैं उसको? बस एक्सपायरी के दिन कितने लोगों के अकाउंट एक्सपायर हो जाते हैं? जोर से चिल्लाओ. वाह वाह वाह. तो आप सभी के दिमाग में जितने सवाल हैं उनके जवाब चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए. तो ये जो पैनल होगा वो बड़ा दमदार होने वाला है. हम यहां पर ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो अपने हाथ कान नाक सब खुले रखो. नाक तो वैसे खुला ही रहता है, बट सब कुछ खुले रखो, बिकॉज हम लोग बहुत ही तगड़ी तरीके से बात करने वाले हैं. हम क्या क्या बात करने वाले हैं? हम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, इवन टैक्सेशन. कितने लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इनकम टैक्स कैसे भरा जाए स्टॉक मार्केट का? जो बताइए, हाथ से दिखाइए कितने लोग. अरे पहले इनकम तो कमा लो यार. तो यार अच्छा अच्छा, एक काम करते, मेरे को तो लग रहा है, देखो एक हैक निकाला है जो आनंद भाई ने निकाल लिया था. बोले 2 नाम लेने बस अपन को. अरे क्या बात है, क्या बात है. तो बस वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस एक्साइटिंग पैनल. कितने लोग एक्साइटेड है? जोर से. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. मैं सॉलिड डॉट टू डॉट क्वेश्चंस पूछूंगा. हमारे साथ है और मैं एक एक करके सबको चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन दे. तो ऋषभ भाई आपसे चालू करा जाएगा एंड एक एक करके क्विक इंट्रोडक्शन. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए गाइस, कम ऑन. बहुत बढ़िया. ऋषभ भाई एक एक करके. इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं. इस लवली ऑडियंस के लिए मेरी 2 पंक्तियां कहता हूं. सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, परिंदों को उड़ना सिखाया नहीं जाता. मशवरा क्या दे तुम्हें, तुम खुद ही माहिर हो. मशवरा क्या दे तुम्हें, तुम खुद ही माहिर हो. जो रास्ते खुद बनाते हैं उन्हें रास्ता दिखाया नहीं जाता. नमस्कार. तो यहाँ पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं. जनरली जिनको नहीं पता उनको बताऊँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ, स्कैम्स के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस केस स्टडीज़ के बारे में बात करता हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन. सो या थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज जोशी. मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और पिछले 8 साल से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ. हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है नीरज जोशी के नाम से ही, जिसपे जो कुछ मैंने पिछले 8 साल में सीखा है वो मैं वहाँ पे सिखाता हूँ. और यही मेरा इंट्रोडक्शन है. Hello everyone, my name is Tarun Malhotra, and first of all, how's the Josh guys? Woo! So I make videos on finance, so you can search me on Instagram with the name of Tarun Malhotra. नमस्कार सभी को. मेरा नाम सचिन सक्सेना है. बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने भी टैक्सेशन के इश्यूज हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन पर आपको मिल जाएंगे. और यहाँ पे भी आप किसी तरह की भी क्वेरी टैक्सेशन रिलेटेड पूछ सकते हैं इस पैनल पर. थैंक यू. तो गाइस एक्साइटेड? अरे कम ऑन, एक्साइटेड?
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सीधे सवाल जवाब के साथ शुरू करते हैं, हमारे पास काफी अच्छे पैनलिस्ट हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैं प्रसाद भाई से शुरू कर। सो प्रसाद भाई रेडी? रेडी रेडी। एक बार नमस्कार बोल दीजिए यार। नमस्कार। क्या बात है प्रसाद भाई, आजकल ना काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं मार्केट में। कोई रिपोर्ट निकाल देता है, मतलब नाम नहीं लेंगे, रिस्की है। कोई रिपोर्ट निकालता, भी आए दिन खबर आई कोई बैंक बाहर की कुछ हो गया उनको, कुछ नाम नहीं लेंगे। फिर एक कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, उसमें कुछ होता रहता है। एक चीज बताइए, काफी सारे लोग यहां पर जो आए हैं वो इन चीजों से परेशान है कि नहीं है? यस और नो? तो काफी लोग परेशान हैं। तो 3 चीजें ऐसे बताइए, जब हम शेयर बाजार में आते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है इस तरह के इवेंट से बचने के लिए। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सेफ्टी चेक कर लेता हूँ मेरी। आप में से कितने लोग हैं जो हिंडनबर्ग को सही मानते हैं? हाथ ऊपर करके बता दो। और आप में से कितने लोग हैं जो अदानी ग्रुप को सही मानते हैं? ठीक है, क्योंकि मेरे को सेफली पुणे भी जाना है ना, तो रास्ते में गायब होने वाले हो वैसे आप, बट ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह के ये इंसिडेंट होते हैं, तो एक चीज़ है, मतलब जो देखिए कोई रिसर्च बनाए उसके बेसिस पे ओपिनियन बनाओ, तो उससे बढ़िया ये है कि आप अपना खुद का एनालिसिस करो और ओपिनियन बनाओ। तो सिंपल सी चीज़ मेरी है कि मैं नहीं मानता कि आप बहुत डिटेल में आपको जाना चाहिए किसी भी चीज़ में। सिंपल सी चीज़ें देखते हैं तो उससे भी आइडिया आनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है, उसका ग्रोथ रेट अगर 20% का है, या मान लीजिए उसका पी है 20 का, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम कंपनी ग्रोथ 15% का मुझे दे दे। ये मेरा सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर कोई कंपनी 100 का पी मांग रही है तो मैं 80 का पी एक्सपेक्ट करूंगा, 70-80 का, 200-300 मांग रही है, उस हिसाब से मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट करूंगा। तो जनरली जब पी ज़्यादा है और ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है, तो आई थिंक दैट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो उस हिसाब से ही कंपनी को, मतलब कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, मैं तो जनरली ऐसे ही देखता हूँ कि ग्रोथ अगर आप में है, मैं ज़्यादा पी देने के लिए रेडी हूँ, नहीं है तो नहीं रेडी हूँ। तो अभी कुछ कंपनी जैसे अदानी ग्रुप की, जिनका ये ग्रोथ टू पी मुझे सही लगा। कुछ कंपनीज है जैसे एंटरप्राइजेस, जिसका मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूड लगा। तो वो डिपेंड करता है, इस तरह से अगर आप खुद का भी एनालिसिस करो और ग्रोथ को पी से भी कंपेयर करो, तो यू विल गेट फेयर आइडिया कि मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। और एक्सपेक्टेशन से मतलब पार्ले जी 5 रुपये का है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं इसको या तो 4 में लूँ, 4.5 में लूँ, 5 या 5 से ऊपर ना लूँ। क्या बात है, क्या बात है। 5 रुपये का पार्ले जी मुझे 10 रुपये में मिल रहा है क्योंकि लोग उसे खरीद रहे हैं, फिर वो कल 11 का हो रहा है, परसों 12 का हो रहा है, तो मैं उसे खरीद लूँ। दैट इज़ नॉट अ गुड एनालॉजी। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जितने का चीज़ है उसको कम में ले लूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई फोकस ऑन। क्या बात है, क्या बात है। इसी से एक सवाल ऋषभ जी के लिए आया है। ऋषभ जी, टैक्सेशन का समय करीब आ रहा है, काफी सारे इधर जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार जब हम शेयर मार्केट के रिलेटेड टैक्सेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग निवेश करते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव्स करते हैं। तो क्विकली अगर आप ब्रीफ कर सकें कि इसका टैक्सेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इससे बेटर मैं एक अभिषेक भाई ये बता देता हूँ, क्योंकि मार्च का समय अब खत्म होने वाला है। जो जी काम करना है वो अभी नेक्स्ट 2-3 वीक में करना है। तो 2-3 ऐसे तरीके बताता हूँ जो सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जनरली पता होने चाहिए बिफोर मार्च एंड्स। तो सबसे पहला जो तरीका है उसे बोला जाता है कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग। तो आपको ये पता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट? इन्वेस्टिंग वाले लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, पता है। उसमें एक लिमिट है जिसे बोला जाता है 1 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर लेके बैठे हुए हैं बहुत सालों से कि अभी नहीं बेच रहे हमें? ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर? शाउट आउट प्लीज। जो शेयर लेके बैठ जाते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं, कोई नहीं है? कितने लोग होल्ड करके रहते हैं? होल्ड तो अरे एक बार चिल्ला के बता दो यार। ओके, तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1 लाख की उस लिमिट को हमें यूज करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है, अगर आप इस कैपिटल गेन को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने स्टॉक को, अगर आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, उतने रुपए का ही स्टॉक तुरंत खरीदिए और उतने ही रुपए के स्टॉक तुरंत बेच दीजिए। और मान लीजिए उसमें आपका 30,000 रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, तो कैपिटल गेन आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से टोटल 1 लाख रुपए तक का आप कैपिटल गेन हर साल हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स भी होंगे और ट्रेडिंग में इनिशियली अर्ली डेज में लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल जो आपका प्रॉफिट होने वाला है, अगर आपने इस लॉस को इस साल बुक नहीं किया और उसका रिटर्न नहीं फाइल किया, तो अगले साल आप जो प्रॉफिट पे टैक्स दोगे और इस साल का लॉस हो गया वो लॉस हो गया। तो जो लोग
कैपिटल गेन इस मार्केट में है और उनको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो रहा है, तो अपना रिटर्न जरूर फाइल करें ताकि आप उस लॉस को अप टिल 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल 50,000 का लॉस हुआ, अगले साल 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, तो वो 50,000 अगले साल वाले अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। और लास्ट टिप आप सभी को देना चाहता हूं जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, मान लीजिए आप इस सेमिनार में आए, कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, प्लस यहाँ का टिकट आपने बाय किया है, तो ये सारे चूंकि ट्रेडिंग है या ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं और अपने ओवरऑल इनकम को कम कर सकते हैं बाय क्लेमिंग ऑल दी स्मॉल एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग अगर आपने एक ऑफिस ले रखा है, वहाँ की रेंट जाती है, वहाँ की आपका इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी और एक्सपेंसेस होता है, आपने और मैगजीन्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, कोर्सेज खरीद रखे हैं, तो ये सारे आप क्लेम कर सकते हैं एज आपके इनकम में से वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। क्या बात है, मतलब ऋषभ भाई ने पूरे तरीके बता दिए जिस प्रकार से आप सभी अपने टैक्सेस को बचा भी सकते हैं और सारी चीजें कर भी सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, नीरज जी आपके लिए एक सवाल है। ऋषभ जी ने ट्रेडर्स के बारे में बात करी है, तो एक सिंपल सा सवाल है कि काफी सारे ट्रेडर्स जो यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि लॉसेस से वो लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक होता है रिस्क मैनेजमेंट से। तो रिस्क मैनेजमेंट इंसान कैसे करे, कुछ 3 रूल्स बताएं जो आज यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग आए हैं जो ट्रेडर्स बन रहे हैं या बनना चाहते हैं उनको ध्यान रखना ही चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। इवन ट्रेडिंग में कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज 80% रिस्क मैनेजमेंट एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी, बट हम फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो हमने रिसेंटली रिस्क मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने 10 रैंडम ट्रेड्स लिए। देखो ये बिल्कुल गलत है, रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसलिए हमने रैंडम ट्रेड्स लिए, जिसमें अब रैंडम ट्रेड्स तो हमने लिए लेकिन उसमें हमने हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको बिल्कुल फिक्स्ड रखा था, उसमें हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 10% था और जो हमारा टारगेट था उसको भी हमने बिल्कुल फिक्स रखा था, उसको भी नहीं छेड़ा। हमने भले ही कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की लेकिन हमने अपना, क्योंकि स्टॉप लॉस भी फिक्स रखा था और टारगेट भी फिक्स रखा था, इस वजह से हमने जब ट्रेड किया और 10 रैंडम ट्रेड हमारे हो गए तो उसके बाद हम प्रॉफिट में थे। अब देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रैंडम ट्रेड करें, लेकिन अब सोचो अगर हमने कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई की होती, लेकिन अब जब मैं ये ट्रेड कर रहा था तो जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था उसमें तुक्का भिड़ गया और तुक्के से मुझे प्रॉफिट हो गया, उसमें मेरा टारगेट हिट हो गया, लेकिन क्योंकि टारगेट हिट हुआ है तो साथ साथ स्टॉप लॉस भी होंगे। तो जो हमारा सेकंड ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मान लो मैंने वो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता तो उसके बाद प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई थी ना कि अगर वो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो कैपिटल ही नहीं बचती कि मैं आगे ट्रेड कर पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 6000 लोग यहाँ पे सुन रहे हो, अगर आप में से 60 लोग भी इस बात को मान लो, 1 महीने ट्राई करके देखो, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को बिल्कुल फिक्स्ड रखो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जब आप आगे चल के थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी जब आप नए हो तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, अपना टारगेट फिक्स रखना है। अब क्योंकि देखो आपने एक बार ट्रेड नहीं करना है, एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग के आगे भी आपने ट्रेड करना है, ट्रेडिंग से पहले भी आपने ट्रेड किया था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को फिक्स रखना है। अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो पैसे नहीं कमा सकते, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर लो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जवाब। और इसी से सर ने प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली, लेकिन सचिन जी से एक सवाल है। सचिन जी आप एक चीज़ बताइए कि इधर काफ़ी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, सिंपल सा क्विकली अगर आप बता सके कि किस प्रकार के आईटीआर, बिकॉज आईटीआर फाइलिंग करनी रहती है, किस प्रकार के आईटीआर का इनको ध्यान रखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऋषभ जी ने बताया काफ़ी सारा, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बेसिकली जब हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट्स में, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जब प्रॉफिट होगा या बहुत ह्यूज होगा तभी हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, जबकि लॉस के केस में भी बताया है कि आईटीआर भरना मैंडेटरी है, तभी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट ले पाएंगे। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में बचने के लिए आईटीआर 1 या कोई गलत आईटीआर भर देते हैं जो प्रोसेस भी नहीं होता है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए आईटीआर 3 जो अपनी बिजनेस इनकम दिखाते हैं शेयर्स को, अगर आप शेयर्स को एज ए कैपिटल गेन दिखा रहे हैं तो कैपिटल गेन के लिए आप आईटीआर 2 का फॉर्म ही भरें और प्रॉपर डीमेट स्टेटमेंट को डाउनलोड करके
वहाँ लिखा हुआ आता है कि आप शॉर्ट टर्म में हैं या लॉन्ग टर्म में हैं। आपको खुद कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप इसे जीरोधा से या ग्रो अप ऐप, बहुत सारे ऐप हैं जो ऑटोमेटिक आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट डाउनलोड करके देते हैं ऑटोमेटिक, जिसके बेस पे आप ITAR 2 या ITAR 3 खुद भर सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है। तो अब हमको ये भी पता लग गया कि ITR कौन सा भरना है। अब एक मुद्दे के सवाल पे आते हैं जो मैं तरुण जी से पूछूंगा। अच्छा, कितने लोग इधर बैठे हैं जो रिच बनना चाहते हैं? जोर से चिल्ला दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए शायद आप लोग इधर आए हैं। तो तरुण जी, एक सिंपल सा सवाल है, इतने लोगों ने चिल्लाया है, सबको पैसा बनाना है, कितने करोड़ बनाने हैं? चिल्ला के बताओ कितने? 700 करोड़। इतने की अडानी में हाइपर सर्किट लगा दो। अच्छा, बहुत कमाल है, बहुत बढ़िया। तो तरुण जी, सिंपल सा सवाल है, 3 तरीके बताइए। आज अगर इतने सारे लोग आए हैं, उनको अगर रईस बनना है, रिच बनना है, तो 3 क्विक टिप्स बताइए जो सब फॉलो कर सकते हैं टू बिकम रिच। नाइस क्वेश्चन। ठीक है, मज़ा आ गया। वैसे अगर कोई मंत्र होता रिच होने का तो आजकल आई थिंक सारे ही हम रिच होते हैं, राइट? बट हाँ, फर्स्ट मेरा होगा कि सेट योर टारगेट्स, क्योंकि आजकल के यूथ को ये पता ही नहीं होता कि करना क्या है। वो हम सारे एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि यार चल वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसको हम भी करते हैं, हम पैसा कमा लेंगे। पर उन्हें बेसिकली ये देखना कि उनको क्या पसंद है, व्हाट दे लव, राइट? उनको किससे मतलब खुशी मिलती है। आई थिंक 2 तरह के यूथ ही आगे लाइफ में कुछ कर पाते हैं, पैसा बना पाते हैं। फर्स्ट होते हैं जिनको कॉलेज टाइम पे चुल हो जाती है कि यार पैसा कमाना है और कुछ बनना है, रिलेशनशिप्स और ये तो चलो बाद में देखेंगे, जब पैसा आ जाएगा तो सब कुछ अपने आप पीछे सारे आ जाएंगे, राइट? और सेकंड होते हैं जिन्होंने हार्ड टाइम देखा होता अपनी लाइफ में, लाइक जिनके पेरेंट्स ने इतना हार्ड वर्क करा होता है और वो उन्होंने देखा है कि यार उनके फादर मतलब अपने शौक पूरे नहीं करते, जस्ट उनका शौक पूरे करने के लिए कमाते हैं। तो हाँ, वो उनके अंदर भी वो फीलिंग आ जाती है, यार कुछ करना है, मैं अपने टाइम पे ये हार्ड वर्क मतलब कुछ करके दिखाऊंगा। तो हाँ, फर्स्ट हो गया सेट योर टारगेट्स। फिर सेकंड आ जाता है डू हार्ड वर्क। अब आपने टारगेट तो सेट कर लिया, राइट? पर अब उस पर तुम्हें अपना बेस्ट देना है यार, उस पर अच्छे से काम करो, अपना फुल टाइम दो, इधर उधर ध्यान मत दो, अपना हार्ड वर्क करो बेस्ट वाला। और फिर उसके बाद थर्ड आता है पेशेंस। टाइम लगता है, देखो सक्सेस में आप काम करते रहो, सक्सेस बहुत टाइम लेती है, तो अपना बेस्ट दो और वही है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, ये तो सब जानते हैं, राइट? तो ये मेरा आंसर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। और गाइज, आप लोगों के इंस्पिरेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम जितने स्पीकर्स बैठे हैं, जितने एजुकेटर्स बैठे हैं, वो भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। चाहे पुष्कर जी हो, चाहे विनीत जी हो, चाहे कोच BSR सर हो, चाहे हिमेश जी, उनकी पूरी फैमिली हो, गुंजन जी हो, या फिर इवन हमारे महात्मा जी की बात करें, इवन आशुतोष आया है, आशुतोष की बात करें, जितने घनश्याम जी, सुभाषीष जी, इवन हमारे आनंद भाई, यार मतलब हर बंदे ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है। ऋषभ भाई हो, प्रसाद भाई हो, सबने किया हुआ है। तो ये आज आपके लिए एक इंस्पिरेशन सेट होना चाहिए कि हार नहीं माननी। कितने लोग हार नहीं मानेंगे? बस इतने, बाकी सब हार मान जाओगे? हार नहीं माननी है। और इसी के साथ कारवा को कंटिन्यू करते हैं। नीरज जी, आपसे एक और सवाल है। देखिए, आजकल ना एक बहुत बढ़िया चीज चल रही है कि उसमें आप अंगूर डालते हो तो तरबूज निकलता है। अच्छा, उसको एल्गो ट्रेडिंग बोल रहे हैं शायद लोग। तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एल्गो ट्रेडिंग पूरा दुनिया बदल देगा। क्विक सवाल है, काफी सारे इधर, कितने लोग एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं? चिल्ला दीजिए एक बार। तो देखिए, इंटरेस्ट काफी है। सवाल सिंपल सा है, ये पहला एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, सिंपल तरीके से बताना है आपको। दूसरी चीज, इसका एडवांटेज क्या है, और तीसरे, यहां पर बैठे जितने लोग हैं उनको शुरुआत कब करनी चाहिए एल्गो ट्रेडिंग की, बताइए प्लीज। आप सभी लोग जानते हैं कि सन 2000 से पहले जो ट्रेडिंग की जाती थी वो ट्रेडिंग फ़ोन के थ्रू की जाती थी। मतलब हम कॉल करते थे कि भाई मुझे ये शेयर बाय करना है, और हमारा जो ब्रोकर था वो शेयर हमारे लिए बाय कर देता था। लेकिन जब इंटरनेट आया, उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर हमारे सामने एक फ़ोन है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। बट कहा जाता है कि आगे के 10 साल बाद की सोचो, तो 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद ये होगा वही जो ये कह रहे हैं, अंगूर डालेंगे और तरबूज निकलेगा। तो वही है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब है, एल्गो का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें जो ट्रेड होगा वो आपको खुद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सेट कर दिया कि यहाँ पे मैंने शेयर बाय होना चाहिए, यहाँ पे मेरा शेयर सेल होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बाय भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है?
फ़ायदा देखो सिंपल है। सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से हमें लॉस होता है वो है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। तो अगर हमारे जो इमोशंस हैं वो बीच में आए ही ना, तब तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी लगाई, उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया और काम हो गया। तो यही काम कंप्यूटर प्रोग्राम्स कर सकते हैं और अभी से ये चीज़ें चलने लगी हैं। इवन काफ़ी सालों से जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो एल्गो ट्रेडिंग का यूज़ ही करते हैं अपने ट्रेड्स लेने के लिए। इवन रिसेंटली हमने खुद भी ये ट्राई किया था। अभी इनिशियली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है भी तो अभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिटेल ट्रेडर्स इसको नए लोग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले 4-5 साल बाद ये थोड़ा कॉमन हो जाएगा। इवन अभी भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू ये किया जा सकता है। तो अगर आप 5 साल बाद की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत सीखना ज़रूर शुरू कर देना चाहिए एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में। और आज मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जब हम ये सेट कर देते हैं कि कहाँ पे बाय होना चाहिए, कहाँ पे सेल होना चाहिए, और वो कंप्यूटर प्रोग्राम खुद कर देता है, तो इसी को एल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रसाद जी, आपके लिए एक सवाल है। आजकल आए दिन हम सुर्खियों में सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया में स्टॉक मैनिपुलेशन हो जाता है। मतलब ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। और स्टॉक्स रिकमेंड होते हैं और वो ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। फिर कुछ एक्टर एक्ट्रेस शायद हो जाते हैं इसमें। तो मुझे एक बात बताइए प्रसाद जी, आपसे एक सिंपल सा सवाल है। हम सबको भी रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग कहते हैं, तो अगर एक रिटेल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से इन चारों की चीज़ों में बच सकते हैं कि यार उनको पता कैसे चले कि यार ये बंदा जो हमको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर बोल रहा है कि XYZ स्टॉक हमको लेना है, कि ये 25 पैसे का स्टॉक 21 दिन में डबल हो जाएगा, अगर इस तरह की चीज़ें बात कर रहा है, तो हम किस प्रकार से इन चीज़ों से बच सकते हैं? जितने लोग यहाँ पर बैठे प्लीज़ गाइड कीजिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि अरशद वारसी को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कंट्रोवर्सी बचाने के लिए, और ये सारे नाम ले रहे हैं। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर जैसे कि उन पर जो आरोप है कि उनका एक ट्वीट था कि मैंने स्टॉक मार्केट से कुछ भी नहीं कमाया, मेरा सारा पैसा डूब गया। वही दूसरी ओर सेबी का जजमेंट आता है कि इन्होंने 60 लाख रुपए कमा लिए, इसलिए हम बैन कर रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या कि एक कंपनी है साधना ब्रॉडकास्ट, साधना टीवी देखते होंगे आपके घर में, वही ब्रॉडकास्ट करती है वो। तो इनको 50 करोड़ की ये कंपनी है। अब 50 करोड़ की कंपनी, तो इसमें जो डेली ट्रेडिंग होती है वॉल्यूम, वो हार्डली 50-60 लाख रुपए का होता है, कभी कभार 1 करोड़ का। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे 2-2 हज़ार रुपये अगर इन्वेस्ट करें तो अभी के अभी ये स्टॉक मैनिपुलेट होगा। सीरियसली मत लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि इन्होंने, कई सारे ऑपरेटर रहते हैं, 50-60 लाख रुपए इन्होंने डाल के स्टॉक प्राइस को बढ़ा दिया। अब प्राइस बढ़ गई, 5 की 10 रुपये हो गई। तो लोगों को इन्होंने मैसेज करके बताया कि एक बहुत बड़ा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है 1000 करोड़ का। यूएस की कंपनी इनसे 4 मूवीज़ बना रही है। साधना वाले जो भक्ति संगीत वाले, वो अभी मूवी बनाएंगे। लोगों ने मान लिया, फिर यूट्यूब पे उसकी एड चली गई। लोगों ने मान लिया कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, कि कहा मतलब मूवी में पैसा डाल देते हैं तो नहीं, कुछ तो डायरेक्टर नहीं बन पाए, तो इन्वेस्टिंग के जरिए डायरेक्टर बन जाते हैं। तो कई सारे लोगों ने फिर पैसा डाल दिया। इन्होंने प्राइस इस कंपनी का, ये प्रॉफिट में ही नहीं है कंपनी, फाइनेंशियल 2021 में 11 लाख रुपए का इसका लॉस है। 22 की बात करूं तो 18 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट है। अब बताओ आप कि इसका वैल्यूएशन कितना किया इन्होंने? 50 करोड़ से इसको लेके गए ये 350 करोड़ पर। एक कंपनी जिसका प्रॉफिट कभी 20 लाख रुपए के ऊपर नहीं जा रहा है, इसको ये लेके, आप पी निकालो 304। ये तो मतलब हिंडनबर्ग को तो इन पे भी करना चाहिए रिसर्च, सही में। तो सही में मतलब अगर कोई करके शॉर्ट करते तो वही बहुत पैसा कमा लेता। तो खैर उसको फिर बाद में पकड़ा गया। सेबी ने बोला कि यार पैसे बहुत छाप लिए इन लोगों ने, और तो पकड़ लेते। तो देखिए, इनमें 2-3 चीज़ें होती है। ये सारी जो कंपनीज होती है, इनका जो मार्केट कैप होता है वो 50-60 करोड़ का ही होता है हमेशा। एक एडवाइस है मेरी कि जब भी आप इन्वेस्ट करो, तो अगर कोई कंपनी सिर्फ BSE पर लिस्टेड है तो थोड़ा संभल के, सिर्फ BSE पर लिस्टेड है तो थोड़ा संभल के मेक श्योर करना है कि वो कंपनी NSE पर लिस्टेड हुई हो। दोनों पे है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ BSE पर है तो बहुत सारी मतलब पेनी स्टॉक्स जो है वहाँ पर लिस्टेड है। और मैनिपुलेशन जो है, अभी ये बाहर आए, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इजीली अभी हम बात करें, अभी भी कई सारे स्टॉक्स में मैनिपुलेट हो रहा है। बिकॉज अगर क्योंकि मार्केट में तो ऐसी कंपनीज भी है जिनका मार्केट कैप 5-10 करोड़ का है, 10-20 लाख रुपए भी कोई डाल दे तो मैनिपुलेट हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। तो इनसे छोटी मार्केट कैप और जो एक्सचेंज का मैंने बताया, वो 2 चीज़ें फॉलो करोगे तो। और फिर ये इनकी बातें मत सुनो आप यार, कि किसी ने बोल दिया कि आप डायरेक्टर बन जाओ इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करके,
या फिर जो भी बातें बता रहे हैं, तो इतना ईजी नहीं होता पैसा कमाना। सो थैंक यू सो मच प्रसाद भाई, बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बातें आप बताते हैं, थैंक यू। अब ऋषभ भाई आपसे देखो, अच्छा नहीं लगेगा कि सारी कंट्रोवर्सी का श्रेय प्रसाद भाई ले जाए। ऋषभ भाई यार, ये स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिंग कब शुरू करनी चाहिए? या मेरा थोड़ा सा इसमें अलग ओपिनियन है। मुझे लगता है एक फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टिंग स्टूपिड है। मैथ्स प्रूव करती है इसे। मैं कई जगह कॉलेजेस में बात करने जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि कौन कौन इन्वेस्टिंग करता है, तो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो महीने के 2-2.5 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से 2-3 जने हाथ खड़े करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इनका नाम नोट कर लो, इनसे रोज पार्टी लिया करो, इनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। फिर जब गणित करते हैं कि 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का इन्वेस्ट करके आप 3 साल भी इन्वेस्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 90,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, 1,09,000 रुपये बन जाएंगे। उससे बढ़िया भैया थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे दो तो पहले महीने की सैलरी उससे ज़्यादा होगी आपकी। तो ये भूल के अपने गोवा की ट्रिप सेक्रीफाइस करके, अपनी गर्लफ्रेंड का डिनर सेक्रीफाइस करके 200-500 रुपये बचा के लगा रहे हैं इधर उधर। बट ऋषभ भाई, गोवा की ट्रिप हम सेक्रीफाइस नहीं करते, बनता 10 लोगों के साथ है, जाता कोई नहीं है। उनमें से वो 2-3 जने जरूर होते हैं, भाई पैसे नहीं है क्योंकि स्टॉक्स में लगा दिए। तो अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो तो मैथ्स यही कहती है कि ये 2,000-5,000 रुपये आप अगर लगा भी दोगे स्टॉक मार्केट में, तो ये अंगूर की बात कर रहे थे, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप छोटे से अमाउंट पे 12 नहीं चलो 50% भी रिटर्न कमा लोगे। आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है, 3 साल में 50% रिटर्न आ गया, उस पर 60% आ गया, कितना हो जाएगा? तो फिर हम आपके जैसे करोड़पति कैसे बनेंगे फिर? पहले सबसे पहले पैसा कमाना सीखो। देयर हैज टू बी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, देयर हैज टू बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स है ही नहीं, अपना साइड इनकम सेकेंडरी सोर्स इन्वेस्टिंग ढूंढने लग जाते हैं। पहले एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ और उसके बाद बेझिझक इन्वेस्ट करो, उसको ट्रेड करो। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सीखना और अपने लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? एक बार चिल्ला के बताओ तो यार। तो ऋषभ भाई, आपकी थ्योरी अब प्रूव हो रही है, काफी लोग एग्री करते हैं लॉजिकल बातों से। तो अब हम एक बार चलते हैं वापस तरुण जी के पास। तरुण जी, एक सिंपल सा सवाल है, आपने रिच कैसे होना ये तो बता दिया, अब रिच होने का ना एक तरीका होता है। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आजकल 15 साल के बच्चे भी बता रहे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन। 25 साल पहले अगर विप्रो में पैसे नहीं लगाए तो 700 करोड़ कैसे आएंगे? इस तरह की कहानी सुनी होगी। तो हर कहानी में एक मुद्दे की बात होती है, एसआईपी। तो मुझे एक बात बताइए, एसआईपी होता क्या है? एसआईपी किनको करनी चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है और क्या सही तरीका होता है एसआईपी करने का जिसको हर कोई अप्लाई कर सकता है? चेक। जैसे ऋषभ भाई ने बताया कि स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक स्टूडेंट्स मंथली का 500 रुपये तो मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं यार। ये हो गई कंट्रोवर्सी। मतलब एसआईपी में ही करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं हम। एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आप म्यूचुअल फंड में एक 30-40 बकेट होती है इक्विटीज़ की, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे फंड मैनेजर आपको फंड मैनेज कर रहा है। तो आपको वो सरदर्दी भी नहीं है कि यार मेरे को आज स्टॉक बेचना है, मेरे को आज स्टॉक खरीदना है। आप महीने का 500 रुपये अगर डाल रहे हो, जैसे पुष्कर सर ने भी बताया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उन्होंने एसआईपी का स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप 30 साल 20 साल वेट कर रहे हो तो आपके करोड़ों रुपए बन रहे हैं। तो एसआईपी आपकी कहाँ पे हेल्प कर सकती है? जैसे 5-6 साल बाद आपका कोई गोल होगा कि आपको गाड़ी खरीदनी है, राइट, या आपको घर खरीदना है, तो आपने अर्ली स्टार्ट कर रखी है एक एसआईपी 500 या 1000 रुपये की। तो आप वो 5-6-10 साल बाद देखोगे यार कि वो यार एक मेरा फंड तैयार हो के मतलब साइड में है, तो मैं उसको एक उससे गाड़ी खरीद सकता हूँ या उससे मैं घर में भी डाल सकता हूँ। तो हाँ, एसआईपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है। तो स्टूडेंट्स को आई थिंक 500 रुपये से एसआईपी तो स्टार्ट करनी ही चाहिए। क्या बात है, तो सबको एसआईपी चालू करनी चाहिए, जो कि एक बहुत बढ़िया सॉलिड एडवाइस भी है। ऋषभ जी, आप एग्री करेंगे इस चीज से? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 ही होती है, तो आप कर सकते। नहीं, हम ऋषभ जी से पूछेंगे। नहीं, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो, आप एसआईपी इसलिए कर रहे हो कि आप एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, उसी बहाने आप मार्केट देख रहे हो, नो इश्यूज। बट मुझे लगता है कॉलेज में 500 रुपये की कीमत बाहर, कॉलेज के बाहर निकलने के बाद 5000 रुपये की हो जाती है। मैंने कॉलेज में जिसको 20 रुपये का पराठा खिलाया ना, वो आज भी मेरा दोस्त है। मैं आपको कहीं लेके जाके 5000 की शैंपेन भी पिला दूंगा, अगले दिन बोलोगे कौन है भाई तू। तो आज की उम्र में ना, मतलब कॉलेज में 1-1 रुपया बहुत। तालियां हो जाए जोरदार। और
और कॉलेज के उस 500 रुपए जो इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस 500 रुपए में आप, मैं कसम से बोल रहा हूं, 5,000 रुपए में जो गोवा की ट्रिप कॉलेज में होती है ना, आज 50,000 रुपए लगा के भी जाता हूं, मजा नहीं आता। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। तो वो 500 रुपए आप क्यों 12% रिटर्न के लिए लगाओगे, जब वो 500 रुपए आपको अपनी जिंदगी बनाने में काम आ सकते हैं। तो मुझे तो लगता है ये 500,000 रुपए, अगर आप कोई आपकी इंटर्नशिप लग गई है 50,000 रुपए की, आप डिसिप्लिन के लिए कर रहे हो, जरूर इन्वेस्ट करो, हर जगह इन्वेस्ट करो, ट्राई करो। मैं कह रहा हूं क्रिप्टो, बिटकॉइन, किसमें भी लगाना है, शिबा इनू, जिसमें लगाना है लगाओ, कॉलेज में एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन वो 500,000 रुपए, मैं कसम से बोल रहा हूं आपको, वो 500,000 रुपए आपको कभी अमीर नहीं बनाएंगे। वो आप 3 साल बाद 1 महीने में अच्छी नौकरी पाके 1 महीने में उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो तरुण जी, मैं आपसे वापस पूछता, लेकिन मैं बाहर आप दोनों को बॉक्सिंग ग्लव्स दे दूंगा। तो सचिन जी, आपसे एक सवाल है, ये थोड़ा स्टॉक मार्केट के बाहर जाते हैं, इधर ना काफी सारे रईस लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, रईस लोग मतलब अंधा पैसा जिनके पास है, जैसे आप। तो अभी क्या होगा, पैसा बहुतों के पास है, और दो तीन नाम भी ले लेता हूं, जैसे अनंत भाई हो गए, सुभाषिश भाई हो गए, घनश्याम भाई हो गए, और पुष्कराज भाई हो गए, पुष्कर भाई हो गए। अच्छा, बाकी लोगों के पास भी है अंधा पैसा। प्रसाद भाई भी स्विस पता नहीं क्यों जाते रहते बार बार। कंट्रोवर्सी करनी तो पूरी करो। तो अब मेरा ये सिंपल सा सवाल, एक जनरल पूछ रहा हूं मैं सबके लिए, साहब से, आप में से कितने लोग 2-3 तरीका इन जनरल जानना चाहते हैं जिससे सैलरीड लोग टैक्स बचाना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सैलरी करने वाले जोर से चिल्लाओ यार, चिल्लाओ। तो सचिन जी, 2-3 तरीके बताइए सैलरीड लोग जिससे अपने टैक्सेस बचा ले। देखिए, सैलरी में और बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? बिजनेसमैन पूरे साल एंजॉय करता है, साल के आखिरी में मन करता है टैक्स का, देता है तो ठीक, नहीं देता तो नहीं। सैलरी वाले का पहले टैक्स करता है, फिर सैलरी आती है, कुछ बचता है तो खा पाता है। फिर भी सैलरी के अंदर 2 बहुत बड़े ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जो हम हर कोई इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो हम पेरेंट्स पे खर्च करते हैं। 50,000 के अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं विदाउट कैश, वो आप अपनी सैलरी में से माइनस कर सकते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट HRA का है। अगर आप अपनी फैमिली में से भी किसी को HRA एक्चुअल में पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं और एग्रीमेंट है, तो आप फैमिली मेंबर को भी HRA पे करके उसकी डिडक्शन सैलरी में से ले सकते हैं। प्रोवाइडेड जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें भी कम से कम 70 ऐसी डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजाइम में भी हमें मिलती हैं, जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग यूट्यूब पे भी ये कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेंगी, जबकि इनकम टैक्स के अंदर 70 ऐसी डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजाइम में मिलेंगी। यानी कि 7.5 लाख का टैक्स तो माफ है ही, साथ में 70 के साथ साथ आपकी 15 लाख तक की सैलरी माफ हो सकती है अगर हम वो डिडक्शंस ले लेते हैं तो। थैंक यू। क्या बात है। तो मैं लास्ट एक सवाल सभी से पूछूंगा बिफोर वी रैप अप। शुरुआत करेंगे नीरज जी से, एक एक करके क्विकली अपन को 1-1 मिनट में बताना है। तो नीरज जी आपसे शुरू करेंगे और एक ही सवाल सबसे है, अगर इधर बैठे, अच्छा मैं पहले लोगों से पूछ लेता हूं, कितने लोगों को जल्दी से जल्दी 5 करोड़ रुपए कमाने हैं? पहले चिल्ला दो यार। तो सवाल वही है, सबसे जल्दी 5 करोड़ का। अच्छा, बैंक लूटने मत कहना। बिल्कुल नहीं कहूंगा, टेंशन मत लो। और बैंक लूट के लंदन जाने मत बोलना। नहीं, वो भी नहीं। हाँ, तो आप बताओ सबसे जल्दी, इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको 5 करोड़ रुपए कमाने, तो आपकी क्या टिप होगी? 1 मिनट के अंदर बताना है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको 5 करोड़ रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में एकदम से मत घुसना, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए भी ना आपको कहीं और से पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो आप जाके इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले कोई एक बिजनेस देखो या कोई भी ऐसा तरीका जहां से आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आने लगे, उसके बाद इन्वेस्ट करने की सोचो, तभी पैसा आएगा। ग्रेट। प्रसाद भाई, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर प्लीज। अच्छा, कॉन्ट्रोवर्शियल दे दो। वही यार, मतलब एक जैसे ऋषभ भाई ने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स हो जहां से, मतलब मैं जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखता हूँ हु हैव मेड बिलियंस, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियंस की बात करो। वॉरेन बफेट ले लो, पीटर लिंच ले लो, या फिर वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर है। इंडिया में भी अगर देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, डॉली खन्ना है वगैरह, सो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स था। वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से पहले उनकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी, वहां से पैसा कमा लिया पहले, फिर उसको फिर स्टॉक मार्केट में डाल के बहुत तेजी से बढ़ा लिया। सेम इज अ थिंग फॉर पीटर लिंच, फंड मैनेज करके बहुत सारा पैसा कमा लिया, फिर उसको बढ़ा दिया। तो आप भी अगर पैसा कमा रहे तो पहले
इनकम क्रिएट करो, जनरेट करो और उसके बाद उसे तेजी से बढ़ाओ। बिकॉज जैसे कि बताया कि 500,000 से जो भी आप कमाओगे वो शायद 10 साल बाद 1 करोड़ हो भी जाए, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते वो 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद कितनी होगी आपको भी पता है। सो इट डजंट मेक सेंस कि जस्ट गो विथ 1000 2000, आपको वो अर्निंग सोर्स बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। सो फोकस 80% फोकस आपका शुरुआत में तो इसी पे होना चाहिए कि मेरा क्विक अर्निंग, मतलब मैं अपना टाइम पुट करके कितना कमा सकता हूँ, बाद में उस आए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके तेजी से बढ़ाइए। सो फर्स्ट फोकस ऑन द प्राइमरी इनकम सोर्स, जहाँ से आप तेजी से आगे बढ़ाओ। तभी हम देखते हैं कि मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है इंडिया में, तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज, किसी ने ब्रोकरेज फर्म से पैसा कमा लिया, अगर कामत ब्रदर्स की बात करें तो। सो दे हैव लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्सेज, उसी पर पहले आप फोकस करो, देन इन्वेस्टिंग से भी यू कैन डू लाइक उसको और तेजी से बढ़ाओ। ऋषभ भाई सेम क्वेश्चन, आपका 1 by 1000 कैसे कमाए? मैं ये जो पैसे वैसे की बात करते हैं उनको सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ मेरी, कि ये छोटी सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी है, इसकी इतनी सी कहानी है, ये छोटी सी जिंदगी है, इसकी इतनी सी कहानी है। मंजिलों तक पहुंचना नहीं है, मंजिलें खुद बनानी है। वाह 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 वाह। और अगर मंजिल है बनानी तो डोंट इन्वेस्ट इन डैश, छोड़ो। अब आपसे सेम सवाल है, 5 करोड़। मैं भी वही कहूँगा कि किसी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में मत घुसो या ऐसा कुछ। सबके अपने सपने होते हैं, सबके अपने गोल होंगे। किसी का होगा स्टार्टअप शुरू करना है, किसी का होगा मुझे यहाँ बिग 4 में जॉब चाहिए, तो पहले वो करो, अपनी एक इनकम स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिर इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंस लो, कहाँ पे मैं कहाँ से, फिर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लोगों से मिलोगे कि यार ये ऐसे पैसा बनाता है, ये ऐसे पैसा बनाता है। तो हाँ, धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो एकदम से नहीं आते 5 करोड़, टाइम लगेगा और टाइम दो। और सर जी आपसे भी सेम सवाल, 5 करोड़ कमाना है यार, मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, इंडिया के अंदर ओनली 135 रिटर्न्स हैं जो भरी जाती हैं 5 करोड़ से ऊपर, 135 रिटर्न है। तो 5 करोड़ का जो सपना है, फिगर स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3 4 5। किसी को डिग्री लेनी है तो पहले वो सीए के एग्जाम नहीं देगा, वो जाएगा पहले नर्सरी में ही सीखेगा का खागा। तो मैं मानता हूँ कि हमें शुरुआत करनी चाहिए। 5 करोड़ फिगरें अगर 135 लोग भर रहे हैं तो वो हम भी भर सकते हैं, हम भी 135 लोगों में जरूर आएंगे, मेरा ही मानना है। थैंक यू। एक बात बोल दूं मैं यार, मुझे ऐसा लगता है अगर 5 करोड़ दिल कमा लिया ना, फिर वो सब 1-1 रुपया तो दे। लक्ष्य होना चाहिए 5 करोड़ लोगों का दिल। क्या बात है दोस्तों, इस पे तो जोरदार शोर होना चाहिए यार। तो गाइज आई होप हमने एक छोटे से समय, क्या से वैल्यू मिला कि नहीं मिला? बहुत सारा मिला कि नहीं मिला? तो मेरे हिसाब से आप सबने बहुत बढ़िया जस्टिफाई किया है, और मेरे तरफ से मैं केवल सभी लोग जो यहां पर आए उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोग काफी दूर से आए हैं, हो सकता है शायद हम इंडिविजुअली आप सभी से ना मिल पाए, लेकिन मैं जाते जाते पुष्कराज जी अगर यहां पर अवेलेबल हैं, पुष्कराज जी को एक बार मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, ताकि वो बता सके, शायद पैनल उनको ठीक लगा, कैसा लगा, क्या रहा, और एक फोटो भी हो जाए सबके साथ। सबसे अमेजिंग, हर फील्ड से वर्सेटाइल नॉलेज आपको मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं 100% एग्री करता हूँ यहाँ पे ऋषभ भाई की बात से कि यार डेफिनेटली आपके पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये मत सोचिए 500,000 रुपये लगा के इसी से करोड़पति बनेंगे। जनरली अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड देन फोकस ऑन कि जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसे मैं इन्वेस्ट करूं। बट दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्टिंग की आदत आपको पैसा जोड़ना सिखाती है, वरना पैसा कभी बचेगा ही नहीं। तो आप एक ऐसा अमाउंट जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है आपके लिए, वो ही सही, बट शुरुआत ज़रूर कीजिए।